हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक और चैप्टर का वन शॉट जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से इस वीडियो को देखिए। इसमें थ्योरी भी कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी क्लियर कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मीनिंग से। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एंड ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स, कि जब पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स के बीच से खत्म हो जाए तो उस समय हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब फर्म बंद हो जाती है, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक तरीके की वाइंडिंग अप। ऐसे ही बात करते हैं अगले मीनिंग के बारे में जिसका नाम है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखो, डिफरेंस भी इनमें आगे डिफरेंस भी बताऊंगा। अब सबसे पहले देखो, ए चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आ जाना। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है तो समझ जाना कि वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का एंड हो जाना। तो चेंज आना पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस देखिए। क्योंकि थ्योरी पार्ट भी आ सकता है, 1 मार्क में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थ्योरी पार्ट भी आ सकता है, प्लस न्यूमेरिकल तो आने वाले ही हैं, तो इसलिए थ्योरी पार्ट भी हमें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डिसोल्यूशन कब होता है? ये देखो, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इन केस द फर्म विल डिसकंटिन्यू हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर लेता है कौन? जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। इसी तरीके से अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो फर्म कंटिन्यू रहता है, बिजनेस तो चलता रहता है मगर सिर्फ पार्टनरशिप में चेंजेस आते रहते हैं। फाइनल क्लोजर, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फाइनल क्लोजर हो जाता है, इसमें फाइनल क्लोजर नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें नेसेसरी है, इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसमें दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेंगी। अब आता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर आपको पढ़ना होगा। तो देखो कौन से मोड है जिसकी वजह से डिसोल्यूशन होता है। सबसे पहले कि सभी के सभी म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, पार्टनर्स में क्या हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, भाई हम फर्म को डिसोल्व करना चाहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाए, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। ठीक है, बाय नोटिस, नोटिस देने के बाद करे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उसे कहते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन। इसके बाद कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर्स, पार्टनर्स की डेथ हो जाए, तब केस में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का, आपको कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, बोला ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर एक या सारे के सारे पार्टनर्स, तब भी बंद करना पड़ता है। इसके बाद कोई जो बिजनेस है, व्हेन द बिजनेस बिकम अनलॉफुल या इनलीगल बिजनेस हो, तब भी क्या करना पड़ता है, बिजनेस को बंद करना पड़ता है। आगे होता है डिसोल्यूशन ऑफ बाय कोर्ट। कोर्ट कब डिसोल्यूशन करता है, जब कोई पार्टनर, व्हेन एनी पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, कोई ऐसा पार्टनर अनसाउंड माइंड वाला बिजनेस रन कर रहा है, तब बिजनेस को डिसॉल्व करना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं व्हेन एनी पार्टनर बिकम पर मंथली इनकैपिटलाइज, भाई पैसा ही नहीं बचेगा, पैसा ही नहीं होगा तो डिसॉल्व करना जरूरी है। इसके बाद आता है व्हेन एनी पार्टनर इज फाउंड इन इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज, कोई भी इनलीगल बिजनेस एक्टिविटी करता हुआ पा जाए फर्म या पार्टनर, तो उस केस में क्या होता है, डिसॉल्व करना जरूरी है। तो ये थे मोड ऑफ डिसोल्यूशन। अब देखो, जब डिसोल्यूशन होता है तो उसमें 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, मेनली वैसे एक ही अकाउंट आपके एग्जाम में आता है ज्यादातर, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 4 अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। ये फाइनल एक तरीके की बैलेंस शीट की जैसा होता है, क्योंकि लास्ट में दोनों के दोनों क्या हो जाती है, मैच कर जाती हैं, तब बनाया जाता है कैश एंड बैंक अकाउंट। अभी हम सीखेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या कहता है, when account which record all the assets and liability at their book value, बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करता है और रियलाइज्ड वैल्यू पर भी रिकॉर्ड करता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो दो टाइप से दो प्लेस पर रिकॉर्ड होती हैं। कब होती है रिकॉर्ड, एक तो जब जब रियलाइजेशन के अंदर क्या करे जाए, बुक वैल्यू को भी रिकॉर्ड किया जाए, प्लस साथ में क्या किया जाए, रियलाइज्ड वैल्यू भी रिकॉर्ड की जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब समझ आ गया होगा कि जहां पर सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू प्लस रियलाइज वैल्यू, रियलाइज वैल्यू कह सकते हैं या सोल्ड की हुई वैल्यू, जो बेची गई है जिस भी टाइम पे जितने भी अमाउंट में, तब क्या किया जाए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है।
अब देखो हमने इससे पहले एक और बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इसलिए हमें दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी जानना जरूरी है। तो देखो क्या डिफरेंस है इसमें, क्या किया जाता है कि ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी एट बुक वैल्यू एज वेल एज रियलाइज्ड वैल्यू, तो दोनों चीज लिखी जाती है, बुक वैल्यू भी और रियलाइज्ड वैल्यू भी, मगर जब हमने रिवैल्यूएशन बनाया था तो सिर्फ चेंज की हुई वैल्यू को रिकॉर्ड किया था, तो लिखा गया है इट रिकॉर्ड्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। उसी तरीके से बोला जाता है टाइम ऑफ प्रिपरेशन कब बनाया जाता है, ये सिर्फ अभी हम बना रहे हैं जब फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, मगर हमने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या प्रिपेयर किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है। अगर इनके वन शॉट्स या इनके पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो जाकर पहले उन क्लासेस को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाए गए हैं, ये नोट्स आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में चीजों को लिखिए और ये साथ साथ सभी वीडियोस कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। आगे बोला है नंबर ऑफ टाइम्स प्रिपेयर्ड, कब कब बनाया जाता है, तो ये सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाए, फर्म है, ठीक है, मगर ये जो है बनाया जाता है काफी बार बिजनेस में, जैसे अभी बताया ना, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट काफी बार बनाया जाता है। तो ये देखो डिफरेंस हो गया, कितना सिंपल तरीके से डिफरेंस लिखा है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो। अब देखो एक हमने क्या किया है, मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है जिसमें आपको तीन चार चीजों के बारे में लिखा है, रियलाइजेशन पेड, रियलाइजेशन नॉट पेड, पार्टनर कैपिटल, लोन अकाउंट और कैश एट बैंक अकाउंट। देखो इसमें क्या है, हमने चार अकाउंट बनाने थे, सबसे पहले हमें मेन अकाउंट बनाना था रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद हमने पार्टनर कैपिटल बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है और कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको चीजें ट्रांसफर करनी होगी, तो मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पर कौन सी चीज किस अकाउंट में जाएगी, वो सभी की सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताई गई हैं। प्लस एक नई चीज लिखी गई है जिसका नाम है रियलाइजेशन नोट पेड। देखो रियलाइजेशन नोट पेड का मतलब है कि उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि देखो रियलाइजेशन पेड का मतलब समझो, पहले रियलाइजेशन पेड का मतलब है कि जहां पर डबल एंट्री की जाएगी, मतलब बुक वैल्यू भी लिखी जाएगी, बुक वैल्यू भी होनी जरूरी है, प्लस रियलाइज्ड वैल्यू, या कह सकते हैं जिस पर सॉल्व सोल्ड किया है, यहाँ पर सोल्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर सोल्ड लिख देता हूं, सोल्ड की हुई वैल्यू भी लिखी जाएगी। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में रियलाइज्ड वैल्यू प्लस बुक वैल्यू दोनों ही होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। अगर रियलाइज की हुई वैल्यू नहीं लिखी गई तो अपनी तरफ से उसको उतने में ही सेल कर देना है, मगर रियलाइजेशन नॉट पेड में क्या होगा, सिर्फ बुक वैल्यू की जरूरत होगी। अगर उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, हमें उसके दोबारा से रियलाइज्ड वैल्यू नहीं लिखनी। मतलब कह सकते हैं कि जो रियलाइजेशन पेड है वो दो बार आने चाहिए अकाउंट में, रियलाइजेशन नोट पेड है वो दो बार आने जरूरी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है, पार्टनर कैपिटल में कौन सी चीज ट्रांसफर होनी है वैसे ही ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट में कौन सी चीज ट्रांसफर होनी है वो लिखी हुई है, और कैश और बैंक में कौन सी चीज ट्रांसफर होती है वो सब लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एसेट साइड पढ़ते हैं। तो देखो जो रियलाइजेशन पेड में क्या क्या चीज आनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसेबल है ये है प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस आपको गिवन होंगे उनकी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होना जरूरी है। एक्रूड इनकम, ठीक है, प्रेमिसेस और लाइफ स्टॉक, तो ये सभी के सभी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने, प्लस इनकी दोनों वैल्यू होनी चाहिए, बुक वैल्यू प्लस रियलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए। इसके बाद आता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, क्या कह सकते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की कोई भी रियलाइज नॉट पेड, मतलब एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर जरूर करने हैं मगर उसके बाद इसको दोबारा से लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये सेल हो गई हो, ठीक है। इसके बाद पार्टनर कैपिटल में क्या आएंगे, सुना आपने, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड,
लॉस इन बिजनेस, डेफर्ड एक्सपेंस, ये आप सुनते ही आ रहे हैं कि पार्टनर कैपिटल में स्टार्टिंग से ये चीज आ रही है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा काफी बार क्या होता है कि कैपिटल इस तरफ भी दे दी जाती है, कैपिटल से करंट अकाउंट बैलेंस इस तरफ दे दिया जाता है, ठीक है। और ड्राइंग ड्राइंग तो आपको पता है कैपिटल में से माइनस होती है, मगर हम उसको कंसीडर करेंगे किसमें, डेबिट साइड, तो ये भी पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और एक आता है इसमें कैश है और बैंक अकाउंट, जो ट्रांसफर होता है कैश एंड बैंक अकाउंट में, तो इतनी चीज आप ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज आती है इसमें लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल, ये बी स्लैश पी का मतलब है बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, तो वो सब चीजें, एडवांस इनकम, लोन। अच्छा लोन क्या होना चाहिए, लोन अगर सिंपल लोन लिखा हुआ है, लोन लिखा है, बैंक लोन लिखा है, तो भी किस में ट्रांसफर होगा, वो रिलेशन अकाउंट में, और वो पेड करना जरूरी होता है, ठीक है। ये लिखा भी मैंने यहाँ पे बैंक लोन। और मिसेज लोन ध्यान रखना, एक एक अपना लोन होता है जो पार्टनर का लोन होता है, वो नहीं आएगा इसमें। जैसे ए पार्टनर, मैंने ए बी सी माना इसमें पार्टनर, तो एज कैपिटल या एज लोन के नाम से जो भी होगा वो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। मगर मिसिज लोन आ जाए, मिसिज ए लोन आ गया आपके उसमें बैलेंस शीट में, तो वो क्या करना है आपको, रिलेशन अकाउंट में लिखना है, प्लस पेड भी करना है, ये ध्यान रखना। आगे रिलेशन नॉट पेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हम सोचते हैं भाई इसका यूज हो चुका होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये सभी के सभी रियलाइजेशन नोट पेड में लिखे होंगे। अच्छा प्रोविजन फॉर ये बैड डेप्ट हमेशा डेटर में से माइनस होगा, मगर इसको हम कंसीडर किस में करेंगे, लायबिलिटी में कंसीडर करते हैं, ये लायबिलिटीज होती हैं, तो लायबिलिटी की तरह ही ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल रिजर्व्स, WCF रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड्स, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, ये किस में जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इतनी बात ध्यान रखना। इसके बाद आता है एज लोन और बीज लोन, तो ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये किस में ट्रांसफर होंगे, कैश और बैंक अकाउंट में। अच्छा ये सब चीजों को ट्रांसफर करने का तरीका है, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, ये बैलेंस शीट गिवन है, तो ध्यान से देखो कि ट्रांसफर क्रॉस होंगी, मतलब ये वाली चीजें जो होनी है वो ट्रांसफर इस तरफ होंगी अकाउंट में, और ये वाली चीज जो होनी है मतलब लायबिलिटी साइड की, ये इस तरफ होंगी। तो ये समझ लेना कि ये डेबिट साइड आनी है, ये क्रेडिट साइड आनी है, मगर इनकी रियलाइज्ड वैल्यू हमेशा अपोजिट साइड आएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको तब भी बताऊंगा, मगर आप ये ध्यान रखना कि जो इनकी रियलाइज्ड वैल्यू है वो हमेशा अपोजिट साइड ही आएगी, ये चीज भी ध्यान रखना। और इसी तरीके से पार्टनर कैपिटल में भी, पार्टनर कैपिटल में भी इस तरफ जो लिखा गया है वो कहाँ पे, डेबिट साइड जो लिखा गया है वो इस तरफ ही डेबिट साइड में आएगा। और ये भी चीज कि मतलब असेट साइड की चीज डेबिट साइड लिखी जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट, ठीक है। और ये जो लायबिलिटी साइड लिखी गई है क्रेडिट साइड आनी ही आनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से क्रॉस ट्रांसफर होगा, ये बात ध्यान रखना, बस एक क्रॉस ट्रांसफर होगा, क्रॉस ट्रांसफर को आपको अच्छे तरीके से ट्रांसफर करना ही है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें सीखेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये चीज हमने सीख ली, मगर क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक आता है भाई जर्नल एंट्री के फॉर्म में, एक क्वेश्चन आता है रियलाइजेशन अकाउंट। ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी पार्टनर कैपिटल, कैश और बैंक नहीं आता, अगर उसके रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी बता दूंगा, ठीक है। मगर यहाँ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन कभी भी आए इस तरीके से तो आपको समझ जाना है कि सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम कुछ जनरल एंट्री सीखते हैं। जनरल एंट्री कैसे करनी है, मैंने आपको सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पर बता दी हैं। ये जनरल एंट्रीज कौन सी होने वाली हैं, ये सभी की सभी यहाँ पर आ जाएंगी, कोई भी ऐसी जनरल एंट्री नहीं रहेगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो सबसे पहली जो जनरल एंट्री है वो है, जब असेट्स रियलाइज या सोल्ड की जाए तो क्या एंट्री होनी चाहिए। हमें ये पता है बुक वैल्यू तो हमने ट्रांसफर कर दी, मगर उसके बाद रियलाइज की भी तो एंट्री होनी चाहिए। तो रियलाइज की एंट्री क्या होती है वो ध्यान से देखो। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये ध्यान रखना कि जब असेट्स रियलाइज या सोल्ड होगी तो ये रखना कि भाई एंट्री जो होनी है वो होनी है कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है।
अब इसी तरीके से कोई पार्टनर भी तो टेक ओवर कर सकता है। अगर बेच दी तो भाई कैश में आ जाएगा पैसा या बैंक में आ जाएगा पैसा और रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। मगर जब टेक ओवर करी जाएगी कोई पार्टनर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब टेक ओवर किया जाए, ये तो पार्टनर थे, मगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर कर ले, सपोज करो बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की, और हमने क्रेडिटर जो क्रिएट किए हुए थे वो भी 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए क्रेडिटर को देने थे। तो यहां पर क्या हुआ कि 1 लाख की चीज 1 लाख में सेल कर दी तो फुल सेटलमेंट हो जाएगा, कोई भी वो नहीं होगा। मगर जब ऐसा हो जाए कि बिल्डिंग की कीमत 1,50,000 थी और क्रेडिटर को हमें पेड करने थे 1 लाख रुपए, तो यहां पर ये 50,000 रुपए जो थे वो एक्स्ट्रा थे ना, ये हमें रिसीव होने चाहिए थे। तो रिसीव की एंट्री क्या आएगी, जब पैसा रिसीव होता है तो एंट्री आती है कैश टू रियलाइजेशन। उसी तरीके से अगर पेमेंट करनी पड़ जाए, बिल्डिंग की कीमत 1 लाख थी और क्रेडिटर जो बन गए थे वो 1,20,000 के थे, तो यहां पर 20,000 रुपए हमें पे करने पड़ेंगे। तो 20,000 जब भी पे करने पड़े तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से समझना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो तो यहां पर इतनी चीज ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में एंट्री क्रेडिटर टेक ओवर करेगा तो दो ही कंडीशन बनेगी, या तो फुल सेटलमेंट बनेगी या फिर पार्शली सेटलमेंट बनेगी। और ज्यादातर पार्शली बनती है। पार्शली में दो केस आते हैं, रिसीव का केस आता है और पेमेंट का केस। मैंने आपको बता दिया है कैसे रिसीव होगा, कैसे पेमेंट की जाएगी। अब देखो नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि जब ये लायबिलिटीज है, ठीक है, ये लायबिलिटीज है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लायबिलिटीज का है। जब लायबिलिटीज पे की जाएगी, पे ऑफ की जाएगी या सेटल्ड की जाएगी तो क्या एंट्री होगी, जब लायबिलिटी पेड की जाएगी कैश में तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। अगर लायबिलिटी पार्टनर्स पे कर रहे हैं, लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहे हैं तो कैश के प्लेस पर क्या आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना, हमने एक चीज सीखी है कि रियलाइजेशन जब असेट्स पे करते हैं तो वो क्रेडिट साइड आती है। देखो रियलाइजेशन जो है क्रेडिट साइड आया हुआ है मोस्टली जगह पे, जहां हमारा फायदा होता है, और जहां हमें देना होता है वहां पर रियलाइजेशन हमेशा क्या हो जाता है, डेबिट साइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप एंट्री याद कर सकते हो। तो ये एंट्री याद करने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये दो एंट्री थी, रिलेशन टू कैश और रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लायबिलिटी की एंट्री थी। अब क्या हो जाए कि भाई ये क्या है, यहाँ पर ये रिलेशन नहीं है, यहाँ पर ये एक्सपेंस के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो है कि जो लायबिलिटी का जो एक्सपेंस है वो पे किया जाए। तो किस तरीके से पे किया जाएगा, जब एक्सपेंस पेड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, यहाँ पर लिख देता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस देखो, अब क्या होगा, जैसे हमारे एक्सपेंस होते हैं उसी तरीके से कुछ एक्सपेंस भी भाई असेट सेल करने में हुए होंगे खर्चे। तो असेट सेल करने में खर्चे हुए होंगे या फिर लायबिलिटी पे कराने में, कुछ सेटलमेंट कराने में भी तो खर्चे हो चुके होंगे ना। तो वो खर्चे अगर पे किए जाते हैं फर्म के द्वारा तो एंट्री आती है रियलाइजेशन टू कैश। अगर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर पार्टनर बोले भाई साहब मैं पे कर दूंगा, मैं पे कर देता हूं, मैं बिल्डिंग ले लेता हूं या कुछ भी कमीशन ले लेता हूं, मैं पे कर दूंगा, अगर तुम्हारा कोई और खर्चा होता है, या फिर अपनी तरफ से पार्टनर बोलता है कोई बात नहीं मैं पे करने वाला हूं, जब भी पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। और मैंने एक तरीका बताया है, ध्यान से देखो कि जब रियलाइजेशन अगर क्वेश्चन में आ रहा है, रियलाइजेशन अगर डेबिट साइड लिखा जा रहा है तो समझ जाना कि तुम अपनी जेब से कुछ पैसा दे रहे हो, कुछ पैसा दे रहे हो, तुम्हारे पास नहीं पैसा आ रहा। बस इतनी चीज तो समझनी है, बस इससे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी डेबिट साइड जो चीज आ रही है वो जब भी पेड ऑफ हो रही है तो समझ लेना लायबिलिटी हम पेड ऑफ कर रहे हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से आएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब व्हेन रियलाइजेशन पेड बाय पार्टनर एंड ही हैज बियर द एक्सपेंस, भाई रियलाइजेशन पेड कर दी जाए पार्टनर के द्वारा और बियर भी वो एक्सपेंस खुद कर रहा है, भाई बियर भी खुद कर रहा है, बोल रहा है भाई साहब ये मेरे एक्सपेंस है और मैं ही पेड कर रहा हूं, तो क्या एंट्री होगी, क्या फर्म के में कोई एंट्री होगी, नहीं, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, तो इसलिए एक बात और ध्यान रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और इस पे इंस्टाग्राम पे भी स्टडी स्मार्ट प्लस प्लस
स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस चैनल है, उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशंस नोट्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीजों को ध्यान रखिए, यूट्यूब पे भी ध्यान रखिए और इंस्टाग्राम पे भी ध्यान रखिए। जब तक आप जाके फॉलो नहीं करेंगे चैनल को, जब तक आगे बढ़ेगा नहीं। और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद मिल सकती है अच्छे तरीके से, वो इस पे अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नोट्स, देखो इतने अच्छे तरीके से नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। तो जाकर चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को सभी को बताओ कि भाई चैनल पे ये सारी चीजें आ रही हैं, तो एक बार जाके देखी जाए। ठीक है, पसंद आएगी तो चैनल पर रुकना, देखना और चीजों को आगे जाके फॉलो कराना। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, इफ सम कमीशन इज पेड टू पार्टनर फॉर पेइंग एक्सपेंस। देखो क्या होता है भाई, एक पार्टनर बोला या कोई भी पार्टनर बोला कि भाई मैं तुम्हारी एसेट्स सेल करा दूंगा, एसेट्स भी सेल करा दूंगा, लायबिलिटी भी सेल करा दूंगा, ठीक है, सब चीजें सेल करा दूंगा, मगर उसके बदले मुझे कमीशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए कमीशन का। अब कमीशन का पैसा कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। तो एंट्री लिखनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जब भी कमीशन पेड किया जाए किसी पार्टनर को, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड बाय फर्म, ये फर्म है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो ये एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ठीक है, यहां पर ये दोबारा से ये रिलेशन नहीं है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अब देखो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, अगर याद हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट और लॉस निकलता था, तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट और लॉस लिखने का। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट निकलता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, अगर लॉस निकलता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में लॉस अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आपको एंट्री क्या करनी है? ये करनी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट की एंट्री ये करनी है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों एंट्री आप याद कर लेना। अब सिंपल बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी एंट्री पूछ ले, ये हमें पता है भाई पार्टनर कैपिटल में जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर कैपिटल में। मगर पार्टनर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या किया जाए, उसको एंट्री में भी तो कन्वर्ट करना है। सिंपल एंट्री पूछी जाए तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, लॉस की क्या एंट्री होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो लास्ट एक एंट्री हो रहा है, जब लोन पेड किया जाए, अगर पार्टनर पेड ऑफ कर रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा? चीजें ट्रांसफर होंगी, क्रॉस ट्रांसफर होगी, वहां से बुक वैल्यू, फिर रियलाइज्ड वैल्यू हमेशा अपोजिट साइड जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना। बाकी बची हुई एंट्री किस में जाएंगी? पार्टनर कैपिटल में जाएंगी, ये भी क्रॉस होके जाएंगी, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है कैश और बैंक अकाउंट, उसमें भी सेम चीज बजाएगी, क्रॉस होके एंट्री जाएगी। ज्यादातर ये चांसेस नहीं होते कि कैश और बैंक आ जाए और पार्टनर कैपिटल आ जाए, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए। मगर फिर भी अगर जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन ये है जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है 2025 में, इसको हम सॉल्व करते हैं और एक एक करके चीजें देखते हैं और अच्छे तरीके से सब चीजें कवर करते हैं। तो ध्यान से अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो ध्यान रखना कि वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो इसलिए चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो दो टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज प्लस सेकेंड एंड टाइप क्या होता है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो क्वेश्चन है एक जर्नल एंट्री। तो बोला है पास द जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम विभा एंड अजीत आफ्टर वेरियस असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ये ध्यान रखना। और रियलाइजेशन अकाउंट की चीजें दी हुई हैं, क्रेडिटर की वर्थ 46,000 है, एक्सेप्ट 9,000 कैश और फर्नीचर 32,000। ठीक है, 32,000 किस में दे रखी है? फुल सेटलमेंट में। तो पहले सबसे पहले एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं, फिर वन बाय वन एंट्रीज करते हैं किस तरीके से होगी। तो कैसे बनाना है ध्यान से देखो।
ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, आप सही तरीके से बना लेना पूरा। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, और जिसके नाम से बनाया गया उनके नाम से बुक में लिख देना बुक ऑफ। ठीक है, अब वन बाय वन एंट्री करते हैं और समझते हैं कि क्या एंट्री क्या कैसे करनी है। सबसे पहली एंट्री बोलिए भाई 46,000 का जो था क्रेडिटर था और एक्सेप्ट किया क्रेडिटर ने 9,000 कैश, और बाकी का क्या टेक ओवर कर लिया उसने, फर्नीचर टेक ओवर कर लिया। तो जब भी फुल सेटलमेंट होती है तो फुल सेटलमेंट की तो क्या एंट्री आती है, नो जर्नल एंट्री फुल सेटलमेंट की। मगर यहाँ पर 9,000 रुपए जो कैश है वो क्या हुए हैं, लाइबिलिटी को हमने लाइबिलिटी पेड की है। तो लाइबिलिटी पेड की है तो 9,000 से एंट्री करनी है। यहाँ पर डेट नहीं है तो हम यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पर आ जाएगी 9,000। ठीक है, आगे बीइंग में लिख लेना, यहाँ बीइंग करके लिखना क्रेडिटर accepted cash and furniture in full settlement of their। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अब सेकंड एंट्री के बारे में क्या बोला है, सेकंड एंट्री में बोला द फर्म हैज had a stock of rupees 20,000। अजीत took over, अजीत ने टुक ओवर कर लिया 40% ऑफ द स्टॉक। तो 40% 20,000 का, यहाँ पे 40% निकालना है सबसे पहले। 40% अभी 20,000 का 60% बचा हुआ है, और 60 के बारे में बोला है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। वाई, अच्छा इसको 10% और डिस्काउंट में सेल किया तो 40% निकालकर इसका 10% और कम कर देना है। वाइल रिमेनिंग द स्टॉक सोल्ड, तो रिमेनिंग 60% बचा हुआ था जो स्टॉक हमारे सामने वो 12,000 का बचा हुआ था वो 18,000 में सेल कर दिया। तो ये आया था 8,000 रुपए से। 8,000 का 10% कम होता है 800 रुपए, तो इसका मतलब ये आएगा 7200 से, 7,200 रुपए से। बार बार कैलकुलेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इसने दो टाइप से स्टॉक को बताया गया है। यहाँ पर मैं बताता हूँ दो टाइप से स्टॉक बताया, एक बार 40%, एक बार 60%। तो 40% के बारे में बोला है कि भाई 40% की कीमत थी 8,000 रुपए, उसको 10% के डिस्काउंट में बेचा, तो 10% का मतलब होता है 800 रुपए। तो 800 रुपए कम से बेचा, इसका मतलब 7,200 में सेल किया है। और सेकंड जो चीज है टेक ओवर जो किया है वो 7,200 में किया, और जो 60% जो बचा था 12,000 उसको सेल किया है 18,000 में। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री आनी चाहिए हम उसको कंबाइन एंट्री करेंगे। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं कि दो एंट्री कैसे हो बनती। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अजीत टू रियलाइजेशन। पहली एंट्री ये होनी थी कितनी, 7,200 से, प्लस इसके साथ जो एंट्री होनी थी वो एंट्री होनी थी कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, असेट्स असेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एंट्री आती। मगर इनको अब कंबाइन करके एंट्री करेंगे, क्यों, रियलाइजेशन अकाउंट दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर आएगा अजीत कैश या बैंक, आप कोई सी भी ट्रांजेक्शन में लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और बी में सारी की सारी बातें लिख देना कि उसने टेक ओवर किया है असेट्स 40% में। तो यहाँ पर आएगा 7,200, यहाँ पर आएगा 18,000। अब इनको प्लस करेंगे तो 25,200 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सेकंड एंट्री भी होगी, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है। अगर आप चीजों को समझेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से की गई हुई एंट्री है। आगे बोला है विभाग अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही अलाउड टू रिम्यूनेशन
उसको एक सैलरी दी गई 16,000 की, ठीक है, 16,000 की सैलरी दी गई। वे एग्रीड बियर्ड द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्चुअली डिसोल्यूशन एक्सपेंस 15,000। उसने बोला कि मैं 15,000 के जो एक्सपेंस है वो भी आपके बियर कर लेते, मतलब वो पेड करेगी, तो वो जो भी है वो पेड करेगा पार्टनर। तो यहाँ पर क्या एंट्री लिखनी है, सैलरी पेड की है, एक्स देखना, ठीक है, पेड करिए। तो जब भी अगर याद ना हो तो इतना ध्यान रखना, जब भी हम कुछ पैसा दे रहे हैं तो रियलाइजेशन ऊपर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर बीइंग में सब चीजें लिख देनी है। और कितने से अमाउंट से आएगी, 16,000 से, और 15,000 के जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से तीसरी एंट्री करनी है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे बोला है कि भाई अजीत लोन ऑफ रुपीज 45,000 was settled 42,000। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जो लोन था 45,000 का था, मगर उसको कितने में पे किया, 42,000 में। तो 3,000 रुपए का क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस हो गया ना, मतलब रियलाइजेशन क्या हो गया, अच्छा 45,000 का सेटल था, फायदा हो गया, 42,000 में सेटल्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगी, तो यहाँ पर एंट्री आएगी अजीत लोन, लोन की एंट्री यही होती टू कैश या बैंक, और यहां पर हम लिख देते डायरेक्ट 45,000 45,000, मगर पेमेंट तो सिर्फ 42,000 की है ना। तो एंट्री क्या आएगी, टू रियलाइजेशन, और 3,000 रुपए यहां पर लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें होने वाली है, ठीक है। चार एंट्री समझ आ गई। अब फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। ए मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक was taken over by the विवाह 23,000 were except value 28,000। तो यहां पर लिख देनी है सिर्फ सिंपल एंट्री, फिफ्थ कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग में जरूर लिखना है, सब ट्रांजेक्शन्स में बीइंग में जरूर लिख देना है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ बीइंग, और ये आ जाएगी 23,000 से, 23,000 से, ठीक है। अब सिक्स एंट्री की बात करते हैं। सिक्स एंट्री बोला था फर्म हैड डेबिट अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने अभी पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मतलब ये बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हुआ है, फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस की अमाउंट दे रखी है। डेबिट का मतलब हो गया लॉस हो गया, तो लॉस की एंट्री करनी है। तो लॉस की क्या एंट्री होगी, लॉस की एंट्री होगी पहले पार्टनर का नाम, दूसरे पार्टनर का नाम, टू पीएनएल अकाउंट, या क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट डेबिट। अब रेशो क्या है, रेशो हमारे सामने कुछ गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इक्वली बांट देना है, 10,000 10,000, और बीइंग करके लिख देना है कि ये हमारे सामने डेबिट बैलेंस गिवन था। तो इस तरीके से हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अर्चना विद वंदना एंड आरती आर दी पार्टनर ऑफ द फर्म, जो भी पार्टनर है उनका रेशियो इतना है, बैलेंस शीट हमारे सामने गिवन है, और हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कब आया हुआ है, 2024 के अकाउंट में। तो ध्यान रखना ये 2024 में आपके सामने आया हुआ है, और हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, सबसे पहले फॉर्मेट बनना चाहिए। देखो फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट आता है तो सेम वैसा ही फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं है फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाम, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं डेबिट, ये है क्या क्रेडिट, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक एक करके सबसे पहले हम बुक वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। तो बुक वैल्यू क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश और बैंक नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, कैपिटल नहीं जाएगी, और क्रेडिटर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट, टू
प्लांट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर कितने हैं? 80,000, 1,40,000 और 50,000। 80,000, 80,000 से जाएंगे, फिर 1,00,000 रुपए लिखना है, 40,000 और यहाँ पर लास्ट आ जाएगा 50,000। और इधर ट्रांसफर कर देना है क्रेडिटर। देखो 4 नंबर कितने इजीली मिल सकते हैं। क्रेडिटर की अमाउंट क्या है यहाँ पर? 60,000। तो यहाँ पर आ गया 60,000। ठीक है, इतनी चीज ट्रांसफर हो गई। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अब नीचे क्या क्या ट्रांजेक्शन, देखो ये चारों की चारों चीजें क्या होनी चाहिए, ये रियलाइज होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं? डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्लांट के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चारों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ये सेम टू सेम अमाउंट से रियलाइज हो जाते। तो सबसे पहले हम डेटर के बारे में बढ़ रहे हैं। 40,000 में रियलाइज हुआ, स्टॉक 50,000 में और 60,000 में प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हुआ है। इसमें कैश या बैंक अकाउंट में, तो यहाँ बैंक के नाम से लिख देना ज्यादातर ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है? कैश एट बैंक गिवन है। कैश अगर गिवन होता तो हम सारी चीजें कैश में लिखते हैं। अगर कैश एट बैंक है मतलब पैसा ज्यादा किसमें? बैंक में है। तो ये चीज यहाँ पर लिख देंगे। तो डेटर आएगा। डेटर की अमाउंट देखो, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। डेटर, स्टॉक और प्लान। ठीक है, अमाउंट है 40,000, 50,000, 60,000। तो यहाँ पे लिखो 40,000 इनर कॉलम में, 50,000 एंड 60,000, 60,000। ठीक है, अब इनका टोटल लिख देते हैं। तो टोटल आएगा 1,50,000। इतनी चीज आ गई। अब ध्यान से आगे देखो, अगली लिस्ट है कि 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेक ऑन बाय वंदना 18,000 और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अर्चना 10% लेस देन बुक वैल्यू। देखो 25% निकालना है, तो 25% कितना होता है? 25% निकालो। देखो इस तरीके से निकालना है, 80,000 का 25%। ठीक है, जो 1/4 होता है वो आता है 20,000। तो 20,000 का ले लिया 18,000, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 60,000। क्या निकाल सकते हो? 75%। उसको 10% लेस में, तो 10% लेस कितना होता है? 6,000। तो 6,000 इसमें से माइनस करें तो आएगा 54,000। तो यहाँ पर लिख देना है डायरेक्ट। यहाँ पे लिखना है बाय, शॉर्ट में लिख देता हूँ वीज कैपिटल बाय एज कैपिटल। आप पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, यहाँ पर आएगा 54,000। ठीक है, अब देखो अब सारी की सारी एसेट्स हमारी जा चुकी है। अब लायबिलिटी की बारी है। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बोला है कि एक्सपेंस वाज पेड ऑफ बाय 20,000 पेड बाय आरती। तो यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा, अर्चना और आरती दो दो ये हो गई, तो यहाँ पे पूरा ही नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर बचे हुए हैं, क्रेडिटर को भी पेड ऑफ करना है। तो जब भी अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो क्रेडिटर को डायरेक्ट लिखना है टू बैंक के नाम से, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है क्रेडिटर, और इसको 60,000 के 1000 से पे कर देना है। ठीक है, और जो एक्सपेंस पे किए हैं वो नाम लिख देना है जिस व्यक्ति ने पे किए हैं एक्सपेंस 20,000 के। ठीक है, इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। अब ये 4 नंबर आपके हाथ में। अब सिर्फ टोटल करना है। टोटल दिख रहा है कि इस तरफ बड़ा आ रहा है, ठीक है, इस तरफ छोटा आ रहा है, तो इसलिए बस टोटल करना है। तो 80, 1,00,000, 220, 270, 330 और 350। तो यहाँ पर आ गया 350। अब यहाँ पर भी टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर आएगा 60, 210, 210 और यहाँ पर बना 60, 270 और 70, 12, 82। तो यहाँ पर आ जाएगा 68,000। तो यहाँ पर आएगा पार्टनर के नाम,
बाय लोग के नाम से, तो तीनों पार्टनर के नाम लिख देने। और रेशो अब की बार गिवन है, ये ध्यान रखना, रेशो गिवन है 5:3:2, तो 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो 5:3:2 में तो 50% अर्चना के नाम से 34,000, ठीक है। बाकी 3:2 में बांटना है, तो 3:2 20 तो हम इसको बांट लेते हैं, ये आएगा 2400 और यहाँ पर आ जाएगा 13600। तो ये हमारा टोटल बन जाएगा। तो 3,50,000 और ये टोटल आ गया। तो इस तरीके से हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सिर्फ यहाँ से एक चीज सीखी हमने, सबसे मेन चीज सीखी कि सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए। एसेट्स बिल्कुल ट्रांसफर होगी, 1 2 3 4। लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, बिल्कुल ट्रांसफर हो चुकी है यहाँ पर ये लायबिलिटी, ठीक है। सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, सारी एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी है। ध्यान देना, जिसके आगे रिलेशन पेड लिखा हुआ है मैंने उसी को ट्रांसफर करना है दोनों तरफ। देखो दोनों तरफ आई है ना, ये रिलेशन पेड थी, रियलाइजेशन पेड की एंट्री थी, ठीक है। और नॉट पेड वाली डबल एंट्री नहीं करनी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स में है, 6 मार्क्स का, और 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल समय नहीं लगाते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। दीश एंड द श्रेयांश वर द पार्टनर, तो इनको शॉर्ट में नाम लिख देते हैं ए और एस। ए और एस पार्टनर्स है जिनकी फर्म की रेशियो 3:2 है। यहाँ पर एंट्री दी गई है सारी के सारी, और क्या बनाना, डिसोल्व किया है, डेटर रियलाइज, ठीक है। सब क्या बनाना, रिलेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं रिलेशन अकाउंट का। तो रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। सबसे इजी चैप्टर है अगर ढंग से करोगे तो, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी जब चैप्टर करने बैठोगे। तो सबसे पहले वो फॉर्मेट पढ़ो बैलेंस शीट का, कि कौन सी चीज रियलाइज होनी है, कौन सी चीज रियलाइज नहीं होनी। अगर ये आपको पता चल गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ भी अलग नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ डेबिट लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट लिखना है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पर अमाउंट लिखना है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है, और यहाँ पर अमाउंट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे। देखो कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, ट्रांसफर क्या है, कैश बैंक नहीं होगा, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, डेटर होगा, प्रोविजन उस तरफ जाएगा, प्लांट होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं होगा। तो ये चार चीजें, स्टॉक 24,000, इन्वेस्टमेंट 30 और डेटर 20,000। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर लेते हैं टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, टू प्लांट। तो यहाँ पर इनर कॉलम में या आउटर कॉलम में लिख लो 24,000, 24,000, 30,000 था, ये 20,000 था, और ये 1 लाख था, ठीक है। इस तरफ देखो, इस तरफ क्या क्या चीजें हैं, क्रेडिटर है, मिसेज लोन भी जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये पार्टनर का लोन है, ये जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, और कैपिटल नहीं जाएगा। तो सिर्फ दो ही चीजें जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देना है बाय क्रेडिटर, बाय मिसेज लोन, ठीक है। मिसेज ए लोन, ये एज पार्टनर थे। तो यहाँ पर आएगा 90,000, यहाँ पर 30,000। इतनी चीज हो गई बस। इसके अलावा बैलेंस शीट की तरफ हमें देखना ही नहीं है। अब आता है डेटर। तो सबसे पहले देखो डेटर के बारे में बात हो चुकी है, यहाँ पर टिक लगा लो। डेटर रिलीज 17,000, प्लांट एंड मशीनरी 10% मोर देन दी बुक वैल्यू, प्लांट के बारे में बात होगी। तो दो चीजें हमारे बात हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखना है बाय बैंक, क्या इसमें कैश एट बैंक है या, हाँ कैश एट बैंक है, तो बैंक से सारे ट्रांजेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पर डेटर लिखो, डेटर्स है 17,000 और 10% मोर। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, प्लांट कितने की थी 1 लाख, तो 1 लाख का 10% ऐड करके तो 1,10,000 रुपए से, ठीक है। इतनी चीज जा चुकी। आगे बोल रखा है ए प्रोमिस टू पे, अपनी मिसेज का लोन पे कर दिया और साथ में स्टॉक भी टोक ओवर किया है।
तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय एज और ब्रैकेट में लिखो स्टॉक, एज कैपिटल के नाम से, स्टॉक भी टुक ओवर किया है, तो यहाँ पर टुक ओवर किया है 20,000 से, और यहाँ पर मिसेस लोन भी पे किया, तो एज कैपिटल और यहाँ पर लिख देते हैं मिसेस लोन। ठीक है, मिसेस लोन कितना था 30,000, तो ये हो गया हमारे सामने। तो देखो यहाँ पर टिक लगाते चलो, जैसे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है, मिसेस लोन भी हो चुका है। आगे एस ने टेक ओवर कर लिया हाफ इन्वेस्टमेंट, तो हाफ इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया डिस्काउंट 10% पे, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अभी आधी बात हुई है, ध्यान रखना, और आधे में क्या बोल रखा है, रिमेनिंग भी रियलाइज होगा, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो चुका है। क्रेडिटर के बारे में बात हो रखी है, क्रेडिटर के में भी 10% डिस्काउंट, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो, इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर किया उसको हम बैंक के नाम से लिखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट 4500। ठीक है, इसके बाद पार्टनर ने टेक ओवर किया था, तो एस कैपिटल के नाम थे, पूरा नाम आप लिख लेना। ठीक है, ये आ गया 13,500, इतनी चीज आ गई। इसके बाद क्रेडिटर, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक के नाम से क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में बोला हुआ है, क्रेडिटर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट, तो 90,000 का 10% आता है 9,000, तो 81,000, और साथ में एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन बोलिए 7,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंस 7,000। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 88,000। अब देखो कोई असेट्स तो नहीं बची हुई, जो हमने टिक लगाई थी वो सारी हो चुकी है, बिल्कुल सारी हो चुकी है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी ट्रांसफर करना है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी ट्रांसफर करना है, ध्यान रखना, मगर जरूरी नहीं है कि ये दोबारा से क्या मतलब रियलाइज हो जाए, रियलाइज नहीं होता है। ठीक है, अब टोटल कर लेना है, टोटल करोगे, सारी ट्रांजेक्शन आ चुकी हैं, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर टोटल करके आ जाएगा 292। ठीक है, टोटल आएगा, यहाँ पर लॉस ही आ रहा है आपकी बार भी 292। ठीक है, 90 30 2000, तो पाए लॉस के नाम से ए और एस में रेशो कितना था, 3:2 था शायद, ठीक है 3:2 था, तो 5,000 का लॉस आ गया, तो 3,000 और 2,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चीज ट्रांसफर करनी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, जिसमें हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, मतलब क्या क्या चीजें इनमें से ट्रांसफर हो सकती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको लिखी गई हैं। मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये इसके लिए आपको ऊपर से फॉर्मेट देखना पड़ेगा, तो सारी चीजें हमने अब अच्छे तरीके से देख ली है, सब चीजें हमने कर ली हैं। 3 साल के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, जिसमें एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी था, रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन भी था, और जरूरत नहीं है पार्टनर कैपिटल की, अगर जरूरत होगी तो मैं अभी आगे जाके जब सैंपल पेपर आपको कराऊंगा तो उसमें दोबारा से कराऊंगा, जब इसकी रिवीजन कराऊंगा तब भी दोबारा से बता दूंगा आपको चीजें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वन शॉट में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने सभी चीजें कंप्लीट कर ली है, 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, प्लस एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी, अगर चीजें समझ आ गई तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखो अगर आप इतनी मेहनत को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर शेयर करोगे वीडियो तो और भी अच्छे तरीके से और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं वो आपके लिए बनाए जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से और भी को ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके से चीजें बनाई जाएंगी कि आप देखोगे और कहोगे कि ये सब चीजें हमने की हुई थी एग्जाम में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन वीडियोस को देखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आई तो ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, शेयर सब्सक्राइब और लाइक सब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।